Storyblocks Audio. गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। पिछले अध्याय में हम लोगों ने भूमि को दो प्रकार से बांट करके अध्ययन किए थे। पहला था निजी भूमि, दूसरी थी सामुदायिक भूमि। सामुदायिक निजी भूमि हम बताए थे कि व्यक्ति विशेष का उस पर अधिकार होता है, और सामुदायिक भूमि ऐसी होती है जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। सारी चीजें पढ़ लिए थे। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे भूमि संसाधन का संरक्षण। भूमि संसाधन का संरक्षण हम पहले ही बता चुके हैं कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब जनसंख्या बढ़ गई है तो उसकी मांगे भी अधिक हो गई है, और उस मांगों को पूरा करने के लिए हम जो भूमि है उसका दोहन कर रहे हैं। यानी जिस भूमि पे वन है उस वन को काट दे रहे हैं खेती करने के लिए, और जहाँ पे खेती करते थे वहाँ पे मकान बनाते जा रहे हैं, जिसके कारण समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं। देखिए, एक भूस्खलन एक समस्या है। भूस्खलन में होता क्या है, ये एक पहाड़ होता है या पर्वतीय क्षेत्र होता है, यहाँ बारिश होती है, तो बारिश का जल जब इकट्ठा होता है तो पर्वतों के नीचे जगह होती है, उसमें से पानी रिस करके जाता है और रिश्ते रिश्ते नीचे जगह हो जाता है, या थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, वहाँ पे नीचे से पानी बह जाता है और ऊपर खाली रहता है, तो ऊपर का जो ये क्षेत्र है वो धीरे से नीचे बैठ जाता है, दब जाता है। तो इसी को भूस्खलन कहते हैं। आगे देखिए, तो हमारा देखिए ये कहने का उद्देश्य है कि हमें भूमि का जो अंधाधुंध या दुरुपयोग हो रहा है उसको बचाना चाहिए, वनों को बचाना चाहिए, ताकि वन रहे, और वन जब रहेंगे तो बारिश होती रहेगी, भूस्खलन नहीं होगा, हमको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन इत्यादि मिलते रहेंगे, और अनेक प्रकार के रोग भी जो इतना बढ़ रहे हैं रोग, उसमें भी लगाव होगा, यानी कम बीमारियां फैलेंगी। आइए देखते हैं भूमि का जो ऊपरी भाग, जहाँ से हमें, जिसको हम लोग मिट्टी कहते हैं, उसका भी अत्यधिक भूमि का उपयोग करने के कारण उसकी जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। अनेक फसल उत्पादन करने के उद्देश्य से हम लोग उसमें अंधाधुंध रसायनों कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा उसमें सोचते हैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन कर ले, जिसके कारण अनेक प्रकार के रासायनिक जो खादें होती हैं उसको दे देते हैं, जिसके कारण वो धीरे 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 ऊसर होता चला जा रहा है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो मिट्टी की ऊपरी परत है, जो मृदा है, उसको बचा करके रखें, ताकि हम लोग अधिक से अधिक समय तक उसका उपयोग कर सकें मिट्टी का। आगे हम लोग देखते हैं मृदा निर्माण के कारण। मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो मृदा निर्माण का मुख्य कारण जनक शैल का स्वरूप और जलवायुविक कारण है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, यानी जो ऊपर की आकृति होती है, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होती हैं। आप लोग जानते ही हैं, मैदानी क्षेत्रों की जो मृदाएं होती हैं वो काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वहाँ बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आने से नदी अपने साथ जो भी पदार्थों को बहा के लाती है वो उसको निक्षेपित कर देती है। साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों की जो मृदाएं हैं उसमें देखेंगे, पर्वत पहाड़ जहाँ रहता है वहाँ मिट्टी कम होती है, तो वहाँ पे मिट्टी जो होती है वो दूसरे टाइप की होती है, और सभी फसल वहाँ पे उत्पादन नहीं किया जा सकता। वहीं रेतीली क्षेत्र में चले जाएंगे अगर खेती करने हम लोग, तो वहाँ पे तो खेती हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि बालू में खेती करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि पानी का वहाँ उसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। तो मृदा को बचाने के लिए बहुत सारे उपाय बनाए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार से प्रोग्राम करके काम किया जाता है, जिससे जो मिट्टी का बहाव है वो रुक सके, मिट्टी की जो क्षति हो रही है वो रुक सके। इसमें देखिए, पहला है मल्च बनाना। अगर हम मल्च बना करके खेती करें, जो मृदा है हमारा, मिट्टी जो भूमि की ऊपरी परत है, अगर उसमें हम मल्च बना देते हैं
तो उससे भी हमारी मृदा का संरक्षण होता है। मल्च कैसे बनाते हैं देखिए, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। जो आगे देखते हैं हम लोग वेदिका फार्म। देखिए ये वेदिका फार्म है, इस टाइप से खेती किया जाता है। वेदिका फार्म में तीव्र ढाल पर बनाए जाते हैं, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल बहुत ज़्यादा ऐसे होता है तो उस पे बनाए जाते हैं ये वेदिका फार्म, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनमें पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है, जो मिट्टी का कटाव है वो रुकता है। अगला है समोच्च रेखीय जुताई। पर्वतीय क्षेत्रों की, ये मान लीजिए पर्वत है, ये मान लीजिए पहाड़ है, तो इस पे इस तरह से जुताई किया जाए, इससे भी मिट्टी का कटाव रुकता है। इसे समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं। अगला है रक्षक मेखलाएं। ये रक्षक मेखला है। अपने खेत के किनारे किनारे पेड़ लगा देते हैं, जिससे हवा की गति जो होती है वो रुक जाती है या कम हो जाती है, और मिट्टी हवा से भी कटती है तो उससे वो रुक जाएगी। आगे एक दो और तरीके दिया हुआ है, देखिए समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर घास मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। क्रियाकलाप एक उदाहरण देखिए दिया हुआ है, सीधा सीधा दो पात्र ले लिया गया है यहाँ पे, देखिए इस टाइप का। एक में छोटे छोटे पौधे लगा दिए गए हैं और एक में कुछ नहीं लगाया गया है, और दोनों जो पात्र है उसको ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके समान दूरी से जल, समान ऊंचाई से जल छोड़ रहे हैं। तो जिसमें हम लोग क्या देखते हैं ऐसा करने पर, जिसमें घास फूस रहता है, पौधे रहते हैं, उस जो मिट्टी को जकड़े रहते हैं और उसमें मिट्टी का बहाव कम होता है। वहीं दूसरी ओर जहाँ पौधे जिस पात्र में नहीं लगे हैं, सिर्फ मिट्टी है, अगर उसमें पानी छोड़ते हैं तो मिट्टी बह करके नीचे चली जाती है। तो इसी तरह अगर भूमि की ऊपरी परत पे अगर पेड़ पौधे हैं तो वहाँ वो मृदा को पकड़ करके रखते हैं और उनका कटाव कम होता है। आगे देखिए चट्टान बांध बनाना भी एक उपाय है मृदा अपरदन को रोकने के लिए। चट्टान बांध यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, या नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न भिन्न प्रकार के कांतर यानी अलग अलग प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। अब अगला हम लोग संसाधन देखते हैं, जल। अभी हम लोग तो मृदा देखे थे, मिट्टी को देखे थे, और हम लोग ये समझने का प्रयास किए कि मृदा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और उसे हमें कैसे संरक्षित या बचा करके रखना चाहिए। आगे देखते हैं अगला संसाधन, जल। जल देखिए, जल बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। बिना जल के हम बहुत ही मुश्किल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे यहाँ तो पीने का पानी मिल जाता है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है। आप ही सोचिए, आपके विद्यालय में अगर एक दिन पानी की सप्लाई नहीं होती है या हैंडपम्प बिगड़ जाता है, समरसीबल बिगड़ जाता है, तो कितनी समस्याएं होती है। उसी तरह जिस देश में पानी नहीं होता है वहाँ बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी का ये जो 1/3 भाग है, या ये इतना पूरा ये जल ही है। सॉरी बेटा, देखिए ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 3/4, 3/4 भाग पे, 1/3 नहीं, 3/4 भाग पे ये इतना पूरा क्या है, जल ही है। और मात्र 1%, सॉरी 1/3 भूभाग पे ही भूमि है। तो
जल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन समस्या इस बात की है कि जो जल है वो पीने योग्य नहीं है। मात्र 2.7%, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मात्र 2.7% जो जो जल है वो पीने योग्य है। यानी जो हमारे पृथ्वी पर 70-71% जल पाया जाता है, उसका 2.7% जल ही पीने योग्य है। वो हमारे भूमिगत जल है, नदियों, तालाबों, झरनों, इनका ही उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। बाकी समुद्र में जल है जो बहुत खारा है, जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं पीने खाने के लिए। और देखिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ दी हुई है, क्या आप जानते हैं, एक टपकता जल, जिस नल से टोप टोप पानी गिरता है, उस नल से एक वर्ष में 1200 लीटर पानी व्यर्थ में बह जाता है। तो हमें पानी को बचाना चाहिए, यही बताया जा रहा है इस पाठ में, क्योंकि बिना पानी का कोई भी काम नहीं हो सकता है। यहाँ एक डेटा दिया हुआ है किताब में, आप इसको देखेंगे तो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है 135 लीटर पानी एक व्यक्ति एक दिन में खर्च करता है। अपने सभी कार्यों को जब उसके जोड़ेंगे हम लोग तो 135 लीटर हो जाएगा। बताइए कितना एक व्यक्ति एक दिन में 135 लीटर जल का उपयोग करता है। और एक बात ख्याल रखिए, जो जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध है वो उतना ही है, बस उसकी अवस्था में हम लोग परिवर्तन करते हैं, उपयोग करते हैं, फिर वो रिस करके ज़मीन के अंदर जाता है, फिर नया बनता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। यानी जल का अवस्था बदलता है। जो पर पानी स्वच्छ पीने योग्य है हम लोग बहाएंगे, नुकसान करेंगे, नदियों में जाएगा, नदियों में से फिर समुद्र में जाकर खारा पानी बन जाएगा, फिर उसमें से बादल बनेगा, बारिश होगा, फिर रिस के जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी जल को सुरक्षित रखें, जितना ज़रूरत हो उतना उपयोग करें। आगे देखिए जल की उपलब्धता की समस्याएं। जल तो बहुत मात्रा में हम पहले ही बता रहे हैं उपलब्ध है, लेकिन जो पीने योग्य जल है वो बहुत कम मात्रा में है। विश्व के कई प्रदेशों में जल की बहुत ज़्यादा कमी है। अधिकांशतः अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भागों में, और उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवड़ी जल की आपूर्ति में कमी का सामना कर रहे हैं। वे ऐसे देश हैं जहां की जलवायु बहुत ही गर्म है, यानी पीने का पानी वहां बहुत कम ही उपलब्ध हो पाता है। जल संसाधनों का संरक्षण अगला हमारा जो टॉपिक है। जैसे हम लोग देखे थे कि मृदा का संरक्षण कैसे करें, उसी तरह जल का भी संरक्षण कैसे करें इसको देखते हैं। आज विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर्याप्त मात्रा में पीने का शुद्ध जल नहीं मिलता है। ऐसे तैसे लोग पी करके अपना जीवन बिता रहे हैं। हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में जल है, फिर भी देखिए हमारे यहाँ 20 रुपया लीटर, 25 रुपया, 40 रुपया बोतल का पानी मिलता है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अगर हमारे यहाँ जल है भी तो उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करें। देखिए अब हम लोग जल को संरक्षित, सबसे ज़्यादा जो जल होता है हमारे यहाँ सिंचाई में खर्च होता है। अगर मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र की पर ऊंचा खाला अगर हमारा खेत है, अगर हम लोग सामान्य तरीके से इसकी सिंचाई करते हैं तो यहाँ पे पाइप फैला देते हैं और ये जाके खेत की सिंचाई होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है। वहीं अगर हम चाहें तो स्प्रिंकलर विधि से, ये देखिए स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई हो रही है। पर्वतीय क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, अगर हम इस विधि से सिंचाई करेंगे तो पानी बहुत कम लगेगा। और दूसरी बात, एक टपक विधि होता है जो पर्वतीय क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाता है। पाइप फैला देते हैं और जगह 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 पानी टपकता रहता है और धीरे धीरे रिस रिस के पूरा खेत हो जाता है। इससे भी पानी कम लगता है और वो अधिक समय तक चलता है। तो इन सब तरीक़ों से हम पानी को बचा सकते हैं। साथ ही साथ अगर नल का से पानी का उपयोग कर रहे हैं तो जितना ज़रूरत हो उतना हम यूज करें, उपयोग करें। नदियों को गंदा न होने दें। तालाबों में अगर पानी है, बारिश का पानी इकट्ठा है, तो उसको भी हम लोग खेतों की सिंचाई के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ तालाबों को अगर हम साफ़ सुथरा रखते हैं तो
और उसकी नियमित सफाई करते रहते हैं तो जमीन से पृष्ठभूमि से रिसाव होकर के पानी अंदर चला जाता है, जिसका उपयोग हम लोग फिर पानी पीने के लिए करते हैं। तो इन सब तरीकों से हम लोग पानी जो जल है उसका संरक्षण कर सकते हैं। और बहुत सारे तरीके दिए गए हैं, जैसे छत फ्लोर पे छत का जो पानी है उसका हम लोग उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए कर सकते हैं। उसमें शोधक एक आता है सरकार के तरफ से व्यवस्था, पानी का शोधन करके हम उसको कपड़ा धोने या जानवरों को नहलाने पिलाने इत्यादि में कर सकते हैं। तो ये सामान्य सी तक तरीके हैं जिसका उपयोग करके हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। एक वीडियो और बनाएंगे इस पाठ का, तभी ये समाप्त हो जाएगा। पाठ बड़ा था तो इसलिए हम सोचे कि थोड़ा छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो चीज़ें हमको समझ में आएंगी। धन्यवाद। आगे अगले चैप्टर अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम लोगों का पाठ 2 समाप्त हो जाएगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं समझ में आता है तो तुरंत आप लोग ग्रुप में उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।